चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसा दौर जिसने इस देश की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाजनपदों की। वो कहानी जहां से भारत के पहले बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों ने जन्म लिया। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बड़ा एम्पायर, एक साम्राज्य आखिर बनता कैसे है? क्या वो बस एक दिन में खड़ा हो जाता है? नहीं, इसके पीछे ना सदियों के बदलाव की एक बहुत लंबी कहानी होती है और इसका जवाब छिपा है महाजनपदों के इसी दौर में। तो कहानी शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। देखिए, ये एक ऐसा टाइम था जब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, सब कुछ बदल रहा था। अब ये महाजनपद का दौर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ना एक पुल की तरह है, एक ब्रिज। सोचिए, एक तरफ छोटे छोटे कबीले वाला समाज और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड मौर्य साम्राज्य, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है ना, वही है ये दौर। यहीं पर उस बड़े साम्राज्य की नींव। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर इतने बड़े और ऑर्गेनाइज्ड राज्य बन गए जिन्हें हम आज महाजनपद के नाम से जानते हैं। नाम में ही देखिए पूरी कहानी छिपी है। महाजनपद, महा मतलब ग्रेट या महान, और जनपद मतलब किसी कबीले का ठिकाना, उनकी जमीन। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? महान राज्य या द ग्रेट किंगडम्स। ये जो पूरा डेवलपमेंट है ना, ये 3 सिंपल स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले थे जन, मतलब छोटे मोटे घूमने फिरने वाले कबीले। फिर स्टेप 2, ये कबीले एक जगह पर सेटल हो गए तो बन गए जनपद, मतलब उनका अपना एक इलाका। और फाइनली जब यही जनपद पावर और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े हो गए, तब वो कहलाए महाजनपद। अच्छा, एक सवाल उठता है, हमें ये सब बातें पता कहां से चली? तो इसका क्रेडिट जाता है उस दौर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट्स को। जो बौद्ध और जैन लिटरेचर है ना, वो सिर्फ धर्म की बातें नहीं बताता, वो उस समय की सोसाइटी और पॉलिटिक्स की एक बिल्कुल लाइव पिक्चर हमारे सामने रखता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे? क्या थे वो कारण? इसके पीछे ना कुछ बहुत ही सॉलिड वजहें थीं जिन्होंने समाज को एक नई ही रफ्तार दे दी। चलिए उन वजहों को ही समझते हैं। इस पूरे बदलाव के पीछे ना 3 बड़े इंजन थे। पहला, आयरन टेक्नोलॉजी। लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ा तो जंगल साफ करना और खेती करना बहुत आसान हो गया। इससे क्या हुआ? खेती से इतना अनाज निकलने लगा कि वो जरूरत से ज्यादा था, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। और बस इसी एक्स्ट्रा अनाज ने शहरों को जन्म दिया, ट्रेड को बढ़ाया और पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। और देखिए, ये जो बदलाव था, ये सिर्फ खेतीबाड़ी या बाजारों तक ही नहीं था। नहीं, उस दौर में राजनीति और लोगों की सोच, आइडियाज की दुनिया में भी एक रेवोल्यूशन आ रहा था। एक ऐसा रेवोल्यूशन जो पुराने तौर तरीकों को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा था। उस दौर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वहां 2 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ थी मोनार्कीज यानी राजतंत्र, जहां एक राजा का शासन था। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपब्लिक्स भी थे, यानी गणतंत्र, जहां एक ग्रुप या एक असेंबली मिलकर शासन चलाती थी। ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जड़ें हमारे यहाँ कितनी पुरानी हैं। अब देखिए, उस टाइम समाज में ना पुरानी परंपराओं को लेकर एक बेचैनी सी थी। लोग जो कॉम्प्लेक्स रस्म रिवाज थे और जो जाति पर आधारित भेदभाव था, उससे खुश नहीं थे। और इसी माहौल ने नए आइडियाज के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर दिया। और ठीक इसी माहौल में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए आइडियाज सामने आए। इन्होंने क्या कहा? सिंपल लाइफ जियो, नैतिकता यानी मोरालिटी पर चलो और नॉन वायलेंस अपनाओ। ये बातें उस समय के व्यापारियों और आम लोगों को बहुत पसंद आईं और इन्हें समाज में जबरदस्त सपोर्ट मिला। तो अब तक हमने क्या देखा? समाज बदल रहा है, नए नए राज्य बन रहे हैं, नए नए आइडियाज फैल रहे हैं, मतलब हर तरफ हलचल है। लेकिन इन सब कहानियों के बीच एक ऐसा किंगडम था जो बहुत जल्द बाकी सब पर भारी पड़ने वाला था, और उसका नाम था मगध। उस टाइम पर कुल मिलाकर 16 बड़े महाजनपद थे। 16! सोचकर देखिए, 16 बड़े बड़े राज्य, और सबके सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, लड़ रहे थे ताकि वो इलाके के सुपर पावर बन सकें। ये पावर के लिए एक जबरदस्त गेम चल रहा था, और इस जबरदस्त मुकाबले में विनर सिर्फ एक ही था, मगध। उसने अपने सारे राइवल्स को एक एक करके हराया और सबसे पावरफुल किंगडम का टाइटल अपने नाम कर लिया। पर सवाल तो यही है
कि आखिर मगध में ऐसा क्या था, वो बाकी सबसे आगे कैसे निकल गया। मगध की इस सक्सेस के पीछे एक विनिंग फॉर्मूला था जिसमें 4 मेन चीजें थीं। पहली, उसकी लोकेशन, वो उपजाऊ गंगा घाटी में था। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज, वहां लोहे की खदानें थीं जिससे जबरदस्त हथियार और औजार बनते थे। तीसरा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत एम्बिशियस राजा मिले। और चौथा, एक पावरफुल आर्मी, उसकी सेना बहुत बड़ी और बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी। और मगध का यही उदय भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य एम्पायर की नींव बना। कह सकते हैं कि यहीं से एक सेंट्रलाइज्ड अखंड भारत का जो सपना था वो हकीकत में बदलना शुरू हुआ। तो आखिर में एक सवाल पे सोचते हैं। 16 अलग अलग राज्यों का दौर खत्म हुआ और एक सुपर पावर का जन्म हुआ। क्या इसे हम प्रोग्रेस कहें क्योंकि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, या फिर ये उस दौर का अंत था जिसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।